नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। चौलाई की खेती करके कम समय में कमाएं अच्छी आय। जैविक खेती में उपयोगी है जीवामृत। देश में उगाई जाने वाली प्रमुख हरे पत्तेदार सब्जियों में मेथी, पालक और चौलाई है। यह स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिहाज से बेहतर है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, लोह तत्व, कैल्शियम, फास्फोरस और रेशा समेत अनेक खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो जो किसान भाई चौलाई की खेती करने जा रहे हैं तो वो इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए किस प्रकार से करें, इसकी उन्नत तकनीक से खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ सीमा प्रधान। चौलाई पत्तियों वाली सब्जियों की प्रमुख फसलों में से एक है। ये एक गर्म मौसम में उगाए जाने वाली फसल है। इसकी विभिन्न किस्में हैं जो कि ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। चौलाई की पत्तों व तनों को बहुत ज्यादा तत्वों के लिए जरूरी माना जाता है। कुछ पोषक तत्व, प्रोटीन, खनिज व विटामिन ए और सी के लिए मुख्य फसल है। चौलाई साग के लिए पहले हम खेत तैयार करने का बता रहे हैं किसान भाइयों। जैसे कि साग के लिए अच्छी और भुरभुरी मिट्टी चाहिए। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 2 से 300 क्विंटल गोबर की खाद फैला दें और रोटावेटर से जुताई कर खेत को भुरभुरी कर लें। और उसके बाद जब किसान भाइयों को लगे कि मेरा खेत ऊपर नीचे है तो अपने हिसाब से उसको समतल बना लें। और जहाँ तक बात है इसके बुआई का समय, तो मार्च से लेकर सितंबर तक इसका फेवरेबल महीना होता है। इस महीने के अंदर आप किसी भी समय आप खेत में डाल सकते हैं। चौलाई की खेती लगभग सभी प्रकार के वातावरण में की जा सकती है। रेतीली दोमट मिट्टी से दोमट व चिकनी दोमट भूमि जिसका पीएच मान 5 से 7 के बीच इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। जल जमाव वाले खेत में चौलाई की खेती नहीं करें। साथ ही खेत में जल निकास की सही व्यवस्था करें। बात करें रासायनिक उर्वरक की तो प्रति हेक्टेयर नेत्रजन 40 किलो और कैल्शियम 80 किलो और पोटास 60 कीजिए। जिस समय आप खेत का बुआई करते हैं उस समय अच्छी तरह से मिला लें। हम बात करें प्रभेद की तो पूसा किरण और पूसा लाल चौलाई के नाम से जाना जाता है। और जो C1 और CO2, CO3 जो है ये कोयम्बटूर की वैरायटी है। और लोकल प्रभेद भी मिलते हैं जिनको किसान भाई अपने उपयोग में कर सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं। इसके अलावा चौलाई की अन्य किस्में भी हैं, जैसे अन्नपूर्णा दुर्गा, सुवर्णा, PRA1, PRA2 आदि। बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 से 2.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक दवा से उपाचरित बुवाई करें। बीजों को रेत या मिट्टी में मिलाकर 45 सेंटीमीटर पर कतार बनाकर बुवाई करें। और बहुत से किसान भाई जो हैं वो जो लाल चौलाई साग है उसका छिड़काव छिटुआ विधि से करते हैं। इससे सीड का बर्बादी होता है। इसके लिए किसान भाइयों को करना है क्या, जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यारी बना ले और बीज में थोड़ा सा मिट्टी या बालू मिलाकर छिड़काव करें। इससे होता है क्या, जो पौधे की दूरी जो होती है सो 4 से 5 सेंटीमीटर बन जाती है। इससे पौधे स्वस्थ और अच्छे दिखाई देते हैं।
उसके बाद अगर किसान भाइयों को ये लगे कि इसमें पर्याप्त नमी नहीं है बुआई के समय, तो किसान भाइयों के लिए है कि जब तक अच्छी सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा तो अच्छे फसल की कामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए बुआई के समय ध्यान दें कि सिंचाई अगर खेत में नहीं है, नमी कम है, तो उसको हल्का सिंचाई कर दें। और उसके बाद जब 15 से 20 दिन का पौधा होता है तो उसमें समय पर पानी देते रहें। चौलाई फसल की अच्छी पैदावार के लिए खरपतवार नियंत्रण पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। दरअसल खरपतवार में पाए जाने वाले कीड़े इसकी पत्तियों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता और पैदावार में कमी आती है। इसके लिए बुआई के करीब 10 से 12 दिन बाद खेत में हल्की गुड़ाई कर दें। इसके बाद दूसरी गुड़ाई 40 दिन बाद करें। गुड़ाई करने के दौरान चौलाई के पत्तों की जड़ों पर हल्की मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। और ध्यान रहे कि जो किसान भाइयों को अगर चौलाई के साग के खेत से अगर दोबारा फसल लेना है, तब उसको 1.5 से 2 महीने के अंदर आप उसमें से जड़ से उखाड़ लें। और जो किसान भाइयों को अगर दोबारा फसल उसमें नहीं लेनी हो, तो उसमें कम से कम 2 से 3 बार आप फसल काट सकते हैं। इसलिए इसके लिए सरल भाषा है कि जहाँ से वो गांठ निकलती है साग की, वहाँ से आप तोड़ लें और उसको मार्केट में भेज दें। यानी कि सरल भाषा में कहा जाए तो जहाँ से अगर साग तोड़ते हैं तो वहाँ से खट से टूट जाए, वहाँ से तोड़ लें। और इस तरह से आप 2 से 3 बार उसमें फसल ले सकते हैं। उसके बाद अगर सीड बनाना चाहते हैं किसान भाइयों, तो उसको उसी तरह खेत में छोड़ दें। उसके बाद उसमें फूल लगेंगे, उसके बाद फूल के बाद उसमें सीड लगेंगे। इस तरह से किसान भाइयों अपना इससे बीज भी उत्पादन कर सकते हैं और अच्छी बेनिफिट इससे पा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र के पापड़ी फाटक के पास शराब के ठेके पर सेल्समैन को तमंचा दिखाकर 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रतापगढ़ की अरनोद पंचायत समिति की एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पंचायत समिति की आय बढ़ाने पर चर्चा हुई। कोटा में अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में 254 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। इस दौरान 4000 से ज्यादा ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आज जैविक खेती की ओर किसान अपना रुख कर रहे हैं और जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं वे कई प्रकार के जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, जिसमें जीवामृत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक हैं। इसीलिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने जीवामृत जैविक खाद विकसित की है। तो यह किसानों के लिए किस तरह से उपयोगी है, आइए जानते हैं इसी संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष से। जीवामृत को कैसे बनाया जाता है, तो इस जीवामृत के लिए अगर आपको 100 लीटर बनाना है तो इसमें 5 लीटर आपको गौमूत्र चाहिए ताज़ा और 5 लीटर आपको देसी गाय का गोबर चाहिए। उसके बाद इसमें 1 किलो बेसन, दाल का बेसन हो या किसी जो खाने लायक दाल नहीं है उसको पिसवा करके किसान भाई यूज़ कर सकते हैं इसमें। और दूसरा पुराना गुड़ और ऐसी जगह की मिट्टी जहाँ कृषि कास्ट नहीं हो या केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाला हुआ हो।
तो उन सभी को मिला करके आप 100 लीटर की मात्रा जो है उसको बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए जैसा मिक्स हो गया है, मिक्स करने के बाद इसको आप 5 से 6 दिन रखेंगे। रोज सुबह शाम इसको घड़ी की सुई की दिशा में डंडे से घुमाएंगे 2 से 2.5 मिनट, और फिर उसको कपड़े से ढक देंगे। अगर गर्मियों का दिन है तो आप ड्रम को जो है छाया में रख सकते हैं, और अगर सर्दियों का दिन है तो ड्रम को आप धूप में रख करके और किसी कपड़े से या बोरी के पीस से जो है उसको ढक सकते हैं। किसान भाई इस तरल जीवामृत को कई प्रकार से अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है फसल में पानी के साथ जीवामृत देना। जिस खेत में आप सिंचाई कर रहे हैं उस खेत के लिए पानी ले जाने वाली नाली के ऊपर ड्रम को रखकर वाल्व की सहायता से जीवामृत पानी में डालें। धार इतनी रखें कि खेत में पानी लगने के साथ ही ड्रम खाली हो जाए। जीवामृत पानी में मिलकर अपने आप फसलों की जड़ों तक पहुंचेगा। इस प्रकार जीवामृत 21 दिनों के अंतराल पर आप फसलों को दे सकते हैं। इसके अलावा खेत की जुताई के समय भी जीवामृत को मिट्टी पर छिड़का जा सकता है। अब बात आती है कि ये संस्थान ने क्यों बनाया है। इसको बनाने के 2 हमारे जो हैं वो विषय रहे। एक तो किसान भाई जो भी आते हैं, काफ़ी किसान भाई आते हैं कि साहब जैविक खेती क्या होती है, कैसे करें, तो उनको बताने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी फील्ड में काफ़ी यूज़ हो रही है। दूसरा हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि शहरी आदमी जो किचन गार्डनिंग कर रहा है या जो कुछ भी इस टाइप का काम कर रहा है, वो कहाँ से तो देसी गाय का गोबर लाएगा, कहाँ से मूत्र लाएगा, कैसे जीवामृत बनाएगा। तो उसके लिए हमने जीवामृत जो है वो तैयार किया है और इसके रेट भी हमने फिक्स किए हैं और ये संस्थान में उपलब्ध होगा 10 रुपये लीटर के हिसाब से। और उसमें घन जीवामृत भी हमने बनाया जो उसकी दूसरी एक चीज़ है। जो जनरली लोग कहते हैं कि साहब गोबर तो जो है अगर सीधा ही डाल दें तो ठीक रहता है, तो हम उसमें ये कहेंगे कि वैसे अगर आपको गोबर की खाद चाहिए तो तकरीबन 20 क्विंटल प्रति एकड़ डलती है, और अगर हम इसको घन जीवामृत बना करके इस्तेमाल करेंगे तो 1 एकड़ में केवल 2 क्विंटल जो है वो उतना ही काम करेगी और उससे बढ़िया काम करेगी। तो इस तरह आपने 18 क्विंटल गोबर भी बचा लिया और उस गोबर को आप दूसरे एकड़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, घन जीवामृत को हम किसी भी समय भूमि में डाल सकते हैं। खेत की जुताई के बाद इसका प्रयोग सबसे अच्छा होता है। जब हम भूमि में इसे डालते हैं तो नमी मिलते ही घन जीवामृत में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु कोष तोड़कर समाधि भंग करके पुनः अपने कार्य में लग जाते हैं। और इससे क्या है कि जो आपका कार्बन कंटेंट जो है मिट्टी का, मृदा का जो स्वास्थ्य है वो भी सुधरता है। जानते हैं कि पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान चलाया हुआ है कि आप जैविक खेती करें और जैविक खेती से आपको जो उसमें इन्वॉल्वमेंट होने वाली जो भी चीज़ें हैं वो आपके अनुसंधान संस्थान से आपको मिलेंगी। और इसी दिशा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा एक जो अभी हाल ही में एक प्रयोग किया गया जिसमें निकरा प्रोजेक्ट के तहत, और इसमें हमने जीवाणु को जो कार्बन कंटेंट्स को जैसे कहा गया कि अपने भूमि में सॉइल में बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि अब बीच में फर्टिलाइजर्स और इधर उधर की चीज़ें जो पेस्टिसाइड्स डालकर बड़ा कम हो चुका है, उसको जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। इस दिशा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने एक काम किया है और उसमें ये हम देखा कि जो आपके सामने अभी डॉक्टर आशुतोष ने पेश किया है कि किस हिसाब से हम जीवामृत इसको बना रहे हैं और कैसे कैसे करके हमारे किसान भाई भी इसको अपना सकते हैं। उसमें आपके सामने उन्होंने प्रयोग को दिखाया और इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ इस समय जो सॉइल में जो कार्बन कंटेंट 0.2 के आसपास है उससे कम रह गया है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो हम ये मानते हैं कि अगर इसको हम इस्तेमाल में लाएंगे तो वो 0.2 की जगह 0.8 0.9 तक हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपका जो है सॉइल है जो एकदम से फर्टाइल रहेगा और जिसमें जैविक खेती आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इस दिशा में संस्थान बराबर जो काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने किसान भाई हैं इससे बेनिफिट उनको मिलेगा और वो अपने इसको अपनाएंगे और इससे उनकी खेती उपजाऊ होगी और जैविक का जो हमारा आह्वान है माननीय प्रधानमंत्री जी का वो पूरा होगा। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।
जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र के पापड़ी फाटक के पास शराब के ठेके पर सेल्समैन को तमंचा दिखाकर 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रतापगढ़ की अरनोद पंचायत समिति की एक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पंचायत समिति की आय बढ़ाने पर चर्चा हुई। कोटा में अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में 254 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। इस दौरान 4000 से ज्यादा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। दलहनी फसलों में चने का प्रमुख स्थान है और इस समय यह फसल बढ़वार की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस फसल को फली छेदक कीट से अधिक नुकसान होता है। अगर आप इस कीट से फसल को बचा ले गए तो आपको आगे चलकर चना की अधिक उपज मिलेगी। इसलिए आप इस कीट के रोकथाम कैसे करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चना, जिसे दालों का राजा कहा जाता है, इसकी खेती प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन चने की क्वालिटी और पैदावार कीट व रोगों के प्रकोप से बहुत प्रभावित होती है। अगर किसान भाई समय पर इन कीटों रोगों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर लें तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, चने की फसल में जिस कीट का प्रकोप सबसे अधिक देखने में आता है वह है फली बेधक कीट। इस कीट की सूंडियां हरे अथवा भूरे रंग की होती हैं और इसकी पीठ पर लंबी धारी तथा किनारे दोनों तरफ पतली लंबी धारियां पाई जाती हैं। इसकी सूंडियां शुरुआत में कोमल पत्तियों को खुरच कर खाती हैं तथा बाद में बड़ी होने पर फलियों में छेद बनाकर सिर को अंदर कर दानों को खाती रहती हैं और इस कीट के अधिक प्रकोप के कारण फलियां खोखली हो जाती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि आगे चलकर उत्पादन में भारी गिरावट देखने में आती है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस तरह के नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि किसान भाई आप ग्रीष्मकालीन खेत की गहरी जुताई करें और इसकी खेती के लिए रोगरोधी किस्मों का चयन करें। इस कीट के प्रकोप की शुरुआती अवस्था में कीट की ग्रसित पौधों व फलियों को तोड़कर नष्ट कर दें। इस कीट की निगरानी के लिए 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर फसल में लगा दें, जिससे यह कीट इस ट्रैप में फंस जाएगा और किसान भाइयों को शुरुआत में ही फसल में इस कीट के आने का पता चल जाएगा। इसके अलावा आप चने की फसल में टी आकार की लकड़ी की खूंटियों को जगह जगह लगा दें, जिससे इन खूंटियों पर पक्षी बैठ सकेंगे और इस इल्ली व सूड़ी कीटों को खाकर नष्ट कर देंगे। इसके अलावा इस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु NPV की 250 से 500 LE 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त नीम शत की 8 से 10 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर फसल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना लाभप्रद होगा। अगर किसान भाइयों इन बताए गए उपायों को अपनाने के बावजूद भी इस कीट पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो तो फिर आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे और अपने उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धोलाई, जिला जयपुर के किसान प्रमोद कुमार ने। आप अगेती सब्जियां लेने के लिए लोटलन में इनकी खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रमोद जी, लोटलन में सब्जियों को उगाने की तकनीक के बारे में प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लो टनल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स की। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे लो टनल खेती के बारे में। लो प्लास्टिक टनल ऐसी संरक्षित संरचना है जिसे मुख्य खेत में फसल की रुपाई के बाद प्रत्येक फसल क्यारी के ऊपर कम ऊंचाई पर प्लास्टिक की चादर ढककर बनाया जाता है। ये फसल को कम तापमान से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बनाई जाती है। ये तकनीक उत्तर भारत के उन मैदानों में सब्जियों की बेमौसमी खेती के लिए बहुत उपयोगी है, जहां सर्दी के मौसम में रात का तापमान लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। ऐसी संरचना बनाने के लिए सबसे पहले ड्रिप सिंचाई की सुविधा युक्त खेत में जमीन से उठी हुई क्यारियां उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाई जाती है। इसके बाद क्यारियों के माध्यम से एक ड्रिप लाइन बिछा दें। क्यारी के ऊपर 2 मिलीमीटर मोटे जंगरोधी लोहे के तारों या पतले व्यास की पाइपों को मोड़कर हुक्स या घेरे इस प्रकार बनाते हैं कि इसके 2 सिरों की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और मध्य से ऊंचाई भी 50 से 60 सेंटीमीटर रहे। तारों के बीच की दूरी 1.5 से 2 मीटर रखनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार मौसम ठीक होने पर तापमान को ध्यान में रखते हुए टनल के प्लास्टिक को फरवरी के अंत से मार्च के प्रथम सप्ताह में पूरी तरह से हटा दिया जाता है। इस समय तक फसल काफी बढ़ चुकी होती है और कुछ फसलों में तो फल बनना भी शुरू हो चुका होता है। इस प्रकार किसान प्लास्टिक लो टनल तकनीकी से अगेती या बेमौसमी फसल उगाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि अगेती और बेमौसमी फसलों का बाजार में भाव अधिक रहता है। तो हम लास्ट में हम ये देखते हैं कि जो फसल हम लो टनल में कर रहे हैं वो कई गुना बेहतर होती है, गुणवत्ता के तौर पर भी और उत्पादन के तौर पर भी। तो इसलिए हमारी सलाह ये रहती है कि जो फसल हम लो टनल में हो जाती है वो करें तो हम खुले खेत के अपेक्षा अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम ड्रिप का भी प्रयोग करते हैं, मल्च का भी प्रयोग करते हैं। तो एक तो हमारे जो खरपतवार हैं वो नहीं होंगे। ड्रिप का प्रयोग करेंगे तो कम पानी में हम अधिक फसल ले सकते हैं, अधिक जो खेत है वो उसको घेर के कर सकते हैं। उर्वरक है उसका अच्छा पूरा उपयोग पौधा कर लेगा। तो लो टनल में खेती करना बहुत ही आसान है और फायदेमंद है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।